हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सभी। आई होप बहुत बढ़िया होगे। केमिस्ट्री के पेपर को लेकर हो परेशान, तो लेकर आए हैं उसका समाधान। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, है ना। टाइम बहुत कम है केमिस्ट्री के पेपर के लिए। देखो, मेनली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। केमिस्ट्री यानी विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, और इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल्स, उन दो के थोड़े से चांसेस दिख रहे हैं। और स्कूल में भी पढ़ा होगा भाई, सीधी सी बात है, इतना तो फाइनल में आ गए हो। एक शॉर्ट रिकैप की जरूरत है तुम लोगों को, है ना। तो देखो, यहाँ पे आप लोगों के सामने जो मेनली पिछले 3 से 4 सालों में जिस पे पेपर पूछा गया है, वो आपके सामने दिखा रखा है ना। तो जिसमें से फेराडेज के दोनों लॉ, मेनली फर्स्ट लॉ आता है, बट कभी कभार पेपर वाले का दिमाग घूम गया, उसने क्या सेकंड लॉ भी पूछ लिया, फिर क्या करोगे। तो हम लोगों को पढ़ के तो पूरा जाना होगा ना। तो देखो, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, उसके बाद कॉलरॉश लॉ को समझने से पहले आपको मोलर कंडक्टिविटी समझनी होती है। अगर उसको नहीं समझा तो वो समझ में आएगा नहीं। और मोलर कंडक्टिविटी से पहले सी यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड समझना पड़ता है। इतना कहाँ जाओगे, इतना समझना नहीं है, तो जितना बता रहा हूँ उतना कर जाओ, पेपर को फोड़ के आओगे। और यहाँ पे हमने थ्योरी थ्योरी की बात करी है। हमने क्या बोला था कि इस लेक्चर्स में आपको सिर्फ थ्योरी थ्योरी मिलेगी जो चैप्टर्स की इंपॉर्टेंट है। जो न्यूमेरिकल वाला सेशन होगा उसमें मोलर कंडक्टिविटी पे कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं आसान तरीके से, उसको कराया जाएगा। ऐसी कॉलरस लॉ पे कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं उसको बताया जाएगा। तो थ्योरी में देख लो, सबसे पहले क्या है, फैराडेज का लॉ। ठीक है, फर्स्ट लॉ क्या कहता है, द मास एम। द मास एम आपके स्कूल में अगर टीचर ने करा रखा होगा तो वेट के हिसाब से भी करा रखा होगा, फॉर्मूला अगर उन्होंने निकलवाया होगा। तो द मास एम ऑफ अ सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेटेड एट एन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टोटल चार्ज पास्ड थ्रू इलेक्ट्रोलाइट। मेन फॉर्मूला ये रहा आपका, है ना। जो मास है, अगर आपके स्कूल में डब्ल्यू वेट के हिसाब से कराया तो वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, चार्ज के। क्लास 10th में चार्ज पढ़ के जाते हो, क्यू बराबर आई टी। तो डब्ल्यू बराबर, डब्ल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, आई टी के। और जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा जो कि होगा जेड। ठीक है, यहाँ पे एक फैराडे की डायरेक्ट वैल्यू पूछ ली जाती है, तो उसकी वैल्यू 96500। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद सेकंड लॉ क्या कहता है फैराडे का, when the same quantity of electricity pass through different electrolytes, the mass of a substance deposit are proportional to their equivalent weight। इसको समझिए, अगर हमारे पास डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट हैं, है ना, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट हैं और उनको हमने सेम करंट दिया, उन चारों को हमने सेम करंट दिया। देखो, when the same quantity of electricity pass through different electrolyte, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट हैं, उनको आप लोगों ने सेम इलेक्ट्रिसिटी दी, तो जो मास है यानी इसका जो मास है और इसके मास का जो रेशियो है W1/W2, उन दोनों के इक्विवेलेंट वेट पे बराबर आ जाएगा, EQ1 EQ2। ठीक है, थ्योरी है भाई, रट्टा मारना है तुम लोगों को, सीधी सी बात है। यहाँ अगर थ्योरी नहीं समझ में आ रही कोई दिक्कत नहीं है, रट्टा मारनी है तुम लोगों को, क्योंकि भाई इससे ज्यादा तो कुछ करा नहीं जा सकता, है ना। एक मिनट, हाँ। तो फिर उसके बाद कॉलरॉस लॉ से पहले मोलर कंडक्टिविटी, द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल आयंस प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन अ सॉल्यूशन। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टिविटी का मतलब कंडक्शन यानी दौड़ना, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, है ना। तो देखिए, अगर मेरे पास दो कंटेनर है उसमें डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट है, और मोलर मतलब एक मोल, हम स्टैंडर्ड की बात करके चलते हैं, 1 मोल लेट सपोज इसके पास 70 वैल्यू है और इसके पास 80 किसकी, आयंस की। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास कराएगा, यानी किसकी ज्यादा क्षमता होगी, वो आपकी मोलर कंडक्टिविटी। सिर्फ इसमें न्यूमेरिकल आएगा, जहां तक इसमें आपसे मेजरली न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। और ये कॉलरस लॉ, इस पे भी आपका न्यूमेरिकल बनेगा। न्यूमेरिकल मैं बता देता हूँ कैसा क्वेश्चन आएगा, कि आपको CH3COOH दे दिया जाएगा, इससे आपकी कंडक्टिविटी पूछी जाएगी, इस कंडक्टिविटी की वैल्यू पूछी जाएगी, है ना, स्टैंडर्ड कंडीशन से। तो उसके लिए हमको
सी याद होना चाहिए। सी का जो वोल्टेज वैल्यू होती है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की जो वैल्यू होती है वो 0.0 वोल्ट होती है, ठीक है। फिर उसके बाद हम ई सेल की वैल्यू निकालते हैं सब्ट्रैक्शन करके, है ना, वो फॉर्मूला जब न्यूमेरिकल करा देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। इतना दिमाग पे जोर डालने की जरूरत नहीं है, जितना आप जोर डालोगे उतना आपका पेपर पे फोकस बिगड़ेगा, उतना आपको कुछ भी याद नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद इसके एप्लीकेशन जरूर पढ़ के जाना, ठीक है। एप्लीकेशन कैलकुलेटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ एक कॉन्सेप्ट आता है वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक और स्ट्रॉन्ग को समझ लो। वीक इलेक्ट्रोलाइट, थोड़ा गेम उल्टा है। वीक इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो जल्दी नहीं टूटते, जो जल्दी नहीं टूटते, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लाइक HCl, NaCl, ये लोग बहुत जल्दी टूट जाते हैं। और वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है जल्दी नहीं टूटते। और आपके जो सिलेबस में है सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल वो इस पे है, ये आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट। लेट सपोज अगर इसकी 1000 वैल्यू है तो ये 10 टूटेंगे, और अगर इनकी 1000 वैल्यू है तो ये 1000 के 1000 टूटेंगे, ठीक है। तो कैलकुलेटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट हम कहाँ पढ़ेंगे, जब हम इसका न्यूमेरिकल कराएंगे, ठीक है। डिटरमाइनिंग द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इस पर आपका न्यूमेरिकल नहीं देखने को मिलता, ठीक है। ये ऊपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे पूछा जाता है, कैलकुलेटिंग डिसोसिएशन कांस्टेंट और डिटरमाइन ऑफ आयोनिक मोबिलिटी, ही हो गया। फिर आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहाँ पे काम आती है आप लोगों की, जब आप लोग E0 सेल निकाल रहे होते हो, जहाँ पे रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों देखते हो, तो आपको पता होना चाहिए। हरियाणा बोर्ड में आपको मेजरली वैल्यू दी होती है, बट कभी कभार वैल्यू ना दी हो, एग्जामिनर का दिमाग घूम जाए, उसने वैल्यू हटा दी, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कौन सा रिडक्शन कर रहा है, कौन सा ऑक्सीडेशन कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका कोरोजन पढ़ के जाना, और उसका प्रिवेंशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2 से 3 नंबर में ये आ सकता है। तो इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 2 यहीं पे खत्म होता है ना। इसमें आपके सेल्स होंगे, ड्राई सेल होगा, मरकरी सेल होगा, इन सब का आपको डायग्राम देखना है, ठीक है। और अगर नहीं मन कर रहा कहीं और जाने का तो आपके स्क्रीन पे देख लो, दिखा दिया मैंने जो जो पूछे जाते हैं सेल्स। पहला ड्राई सेल, ठीक है, ड्राई सेल, उसके पार्ट्स दे रखे हैं इसमें। अब देखो मरकरी सेल के टोटल पार्ट, ठीक है। तो इसी के साथ चैप्टर नंबर 2 एंड होता है। ओके, अब चैप्टर नंबर 3 पे मूव ऑन करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। तो देखो ये चैप्टर नंबर 3 केमिकल काइनेटिक्स, है ना। केमिकल काइनेटिक्स में मेनली क्या पढ़ते हैं, रिएक्शन, उसका ऑर्डर, उसका रिएक्शन यानी रेट ऑफ रिएक्शन, कि कितनी तेजी से कोई रिएक्शन हो रही है, और उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, है ना। तो देखो सबसे पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मतलब तुम्हारे पेपर में एक सवाल आएगा, तुम लोगों को ये बताना है कि उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है ना। तो उसके लिए यूनिट्स याद करते हो तुम लोग। 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये यूनिट है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये है, सेकेंड ऑर्डर के लिए ये है, थर्ड ऑर्डर के लिए ये है। न्यूमेरिकल आ जाएगा कि ये इसका आंसर है, और तुम्हें बताना है उसका जो ऑर्डर है वो क्या है। तो तुम्हारे ध्यान में यूनिट्स आनी चाहिए, है ना। अगर तुम्हारे ध्यान में यूनिट्स भी नहीं आ रही तो क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं होगा। बट एक चीज़ याद रखना, कंसंट्रेशन की पावर 1 - n और सेकेंड की पावर -1, इस फॉर्मूले को याद रखना तुम लोग। अगर ये फॉर्मूला तुम लोगों को याद है तो तुम्हारा क्वेश्चन बड़ी मस्त तरीके से होगा, ठीक है। 2 नंबर बड़ी आसानी से पाओगे। कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल पर लीटर, ठीक है, इसकी पावर 1 - n एंड सेकेंड इनवर्स। n क्या है, n क्या है, n है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अगर n की वैल्यू 1 है तो 1 पुट करो यहाँ पे, 1 - 1 0, तो उसका जो यूनिट आएगा वो सेकेंड इनवर्स आएगा। उसके बाद टाइप ऑफ रिएक्शन, एलिमेंट्री एंड नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन पढ़ते हो। एलिमेंट्री रिएक्शन कौन सी होती है, जो सिंगल स्टेप में हो जाए, यानी अगर तुम जहाँ पे रहते हो, लेट सपोज तुम लोग हरियाणा में कहीं भी रहते हो, रोहतक रहते हो, रोहतक से तुम्हें मुंबई जाना है, ठीक है। मुंबई से तुम ऐसा तो करोगे नहीं कि तुम घर पे बैठे हो और डायरेक्ट मुंबई पहुंच जाओगे, कुछ स्टेप्स भी लेने पड़ेंगे। बट एलिमेंट्री रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जो सिंगल स्टेप में हो जाए, यानी अपने घर से तुम डायरेक्ट मुंबई पहुंच जाओ, ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। अब नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन कौन सी होती है, जिसमें तुम्हें कई सारे स्टेप्स अपनाने पड़ते हैं उस रिएक्शन को करवाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, पहले तुम घर से निकले,
सारा सामान पैक करके ऑटो में बैठे, ऑटो से गए, फिर उसके बाद ट्रेन पकड़ी, लोकल ट्रेन जो होती हैं, फिर एक मेन स्टेशन पे गए तुम लोग, मेन स्टेशन से फिर ट्रेन पकड़ी, यानी 3 स्टेप में रिएक्शन हो गए। तो एलिमेंट्री नॉन एलिमेंट्री समझ में आ गया। उसके बाद न्यूमेरिकल क्या बनते हैं, अगर तुम्हें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन गिवन है और कंसंट्रेशन का झोलमाल कर रहे हैं पेपर वाले, तो नया क्वेश्चन क्या बनता है मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। ये देखो, अ रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड इफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रिड्यूस टू हाफ। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, एक रिएक्शन है कोई ए रिएक्शन है, वो हो रही है ना, तो उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है कितना अफेक्ट होगा अगर हम उसको हाफ कर दें। लेट्स सपोज, सीधी सी बात है, न्यूमेरिकल वाले सेक्शन में अगर जब न्यूमेरिकल होगा तो जल्दी समझ में आएगा, तो मैं सीधा सा तुम्हें एक सरल सा फॉर्मूला देता हूँ, के ए टू दी पावर एन, याद रखना बस, के ए टू दी पावर एन, ये छोटा सा सरल माध्यम का फॉर्मूला, जिससे तुम ये 1 नंबर का सवाल अपना सही कर दोगे पेपर में। ये तुम्हारा सवाल है, इसको कैसे सॉल्व करना है वो मैं बता देता हूँ। अब रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, है ना। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का मतलब एन की जो वैल्यू है वो 2 है, एन की जो वैल्यू है वो 2 दी हुई है आपको, विद रिस्पेक्ट टू द रिएक्टेंट। हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज रिड्यूस टू हाफ। ठीक है, तो पहले इनिशियल में ए था, इनिशियल ए की पावर 2, है ना, ये इनिशियल था आपका। अब आपसे फाइनल पूछा है, अगर हम इसकी कंसंट्रेशन, जो ब्रैकेट में लिखा है वो कंसंट्रेशन है, इसको हाफ कर दें, यानी फाइनल जो होगा, फाइनल यहाँ लिख देते हैं, फाइनल जो होगा वो के, ए की वैल्यू आपने हाफ कर दी और उसके स्क्वायर पहले से ही था, तो कितना हो गया ये, हाफ का स्क्वायर 1/4, यानी जो फाइनल आंसर आएगा वो 1/4 टाइम्स आएगा। ऐसे आप एग्जाम्पल ले लेना, अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 है और कंसंट्रेशन आपने 3 टाइम्स कर दी, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो आंसर आएगा वो 27 टाइम्स आएगा इनिशियल के मुकाबले, है ना। जब क्वेश्चन करेंगे तो उसको अच्छे तरीके से समझा देंगे। उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, द स्पीड एट विच रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू, कितनी स्पीड से आपका जो मॉलिक्यूल है वो रिएक्ट कर रहा है। कुछ रिएक्शन को होने में सालों साल लग जाते हैं, कुछ बहुत जल्दी होती है ना। इसका एग्जांपल, दिवाली पे बम जलाते हो, बम इतनी सी बत्ती होती है, उसको आग लगाए और कितनी जल्दी ब्लास्ट हो जाता है वो। ऐसी रस्टिंग ऑफ आयरन को देखा है तुमने, आपकी छत पे कोई लोहा पड़ा है, उसको कितना टाइम लगता है जंग लगने में, है ना, वही चीज़ है। फिर उसको जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको चेंज कैसे किया जा सकता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, आप कैटलिस्ट डाल दो, उसमें टेम्परेचर बढ़ा दो, कंसंट्रेशन बढ़ा दो, नेचर ऑफ रिएक्टेंट क्या है, और सरफेस एरिया। सरफेस एरिया समझो, सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन की टाइमिंग उतनी ज़्यादा होगी। कैसे, अगर तुम्हें एक छोटा सा वुड जलाना हो या एक बड़ा सा पेड़, है ना, वुड का सरफेस एरिया कम होता है और पेड़ का बड़ा, यानी रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज़्यादा है, जल्दी कौन रिएक्ट कर जाएगा, वो छोटा सा वुड या फिर शुगर और शुगर पाउडर, दोनों में देख लो जल्दी कौन घुलेगा, शुगर पाउडर, क्यों, उसका सरफेस एरिया कम है ना। फिर उसके बाद हाफ लाइफ, द टाइम टेकन बाय सब्सटेंस टू रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। ठीक है, जितना था उसका आधा हो जाना, जितना था उसका आधा हो जाना, क्या कहलाता है, हाफ लाइफ। फिर मॉलिक्यूलैरिटी, कितने मॉलिक्यूल्स आपका रिएक्शन हो रही है, कितने मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा रहे हैं, यानी भीड़, लेट सपोज लो तुम एक ट्रेन में बैठे हो, उसमें बहुत सारी भीड़ लगी पड़ी है, आपस में 2-4 लोग टकरा रहे हैं, ये इससे टकरा रहा है, ये इससे टकरा रहा है, वो क्या कहलाता है आपका मॉलिक्यूलैरिटी। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट कम्स टुगेदर टू रिएक्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन, कैसे निकालोगे, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट देखो, लेट्स सपोज A+2B है, ये रिएक्ट करके C बना रहा है, तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी कितनी होगी, 3 हो जाएगी। A B दे रहा है तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी 1 हो जाएगी, है ना। ऐसे देखोगे, बट 3 से ज़्यादा, याद रखना 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूलैरिटी नहीं हो सकती, ठीक है। उसके बाद कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, द एवरेज रेट एट विच पार्टिकल इन अ सिस्टम कोलाइड पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम यानी 1 सेकंड के बारे में बात करते हैं, वो क्या कहलाता है आपका कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। उसके फैक्टर्स क्या हैं, डेंसिटी, साइज और मॉलिक्यूलर स्पीड, कितनी तेजी से मॉलिक्यूलर स्पीड अप कर रहा है। अब कैटलिस्ट समझो, कैटलिस्ट क्या है और उसमें एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। आपकी रिएक्शन हो रही है, लेट सपोज आपने कैटलिस्ट ऐड नहीं किया, अब कैटलिस्ट ऐड नहीं किया तो इतना टाइम लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक आपको इतना टाइम लग रहा है, लेट सपोज 3 सेकंड लग रहे हैं, है ना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट पे
पहुंचने के लिए। बट अगर आप कैटलिस्ट ऐड करते हो तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, ठीक है। पहले जो काम 5 सेकंड में हो रहा था अब 2 सेकंड में होगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट, यानी मिनिमम एनर्जी आप कितनी दे रहे हो कि एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट पे पहुंच जाए। इसका सीधा सा एग्जांपल ये है कि आपके पापा आप में कितनी मिनिमम मार लगा रहे हैं, आपके अंदर उनका कितना डर है। आपके अंदर डर ज़्यादा है तो आप बहुत जल्दी काम करोगे, और डर कम है तो बिल्कुल काम नहीं करोगे। तो इसी के साथ चैप्टर नंबर 3 भी खत्म होता है। आई होप मैंने आपको जितना समझाया होगा उतना डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। थ्योरी न्यूमेरिकल की बात हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे, जिसमें चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर नंबर 3 के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो पेपर में हर साल आते हैं उनको सॉल्व करके दिखाएंगे। और टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने अभी ज्वाइन नहीं किया उसको जाकर ज्वाइन करो, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कल ऑर्गेनिक के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो भी कल आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे, जिस पर हरियाणा गवर्नमेंट हर साल सवाल पूछती है और उसी में से आपका इस साल भी सवाल बनेगा, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लेना, और जो चीज़ समझ में ना आई हो कमेंट कर देना, नहीं इंस्टाग्राम पे जाके हमें DM कर देना, आपको रिप्लाई विद इन 30 मिनट्स मिल जाएगा और उसका रेजोल्यूशन मिल जाएगा। धन्यवाद।